नमस्कार दोस्तों, 8 PM में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त धर्मेंद्र कंवारी। दोस्तों, रोहतक में 20 साल के लड़के अभिषेक ने जो कांड किया है, वो कांड पूरे भारत में चर्चा का विषय बना हुआ है। और जिन जिन घरों में इस उम्र के बच्चे हैं, उन सभी घरों में ये चिंता सताई जा रही है कि ये अभिषेक ने इतनी छोटी उम्र में जितना बड़ा ये जघन्य हत्याकांड को अंजाम दिया है, उससे सबके पेरेंट्स के मन में एक डर पैदा हो गया है। अभिषेक ने ये हत्याकांड क्यों अंजाम दिया, इसके पीछे क्या कहानी है और ऐसी परिस्थितियां क्यों उत्पन्न हुई, इस और जो क्राइम सीन है, उन सारी बातों को खंगालने के लिए रोहतक पुलिस काम कर रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि इस उम्र के बच्चे इस तरह की घटनाओं को कैसे अंजाम देते हैं, इसके पीछे क्या कहानी बनती है। और अगर हमारे घर में इस तरह का बच्चा है जिसमें इतनी आक्रामकता है, वो इतनी फ्रस्ट्रेशन उसमें है, तो उसको कैसे पहचाना जाए। इसको जिस तरीके से शरीर में कोई बीमारी हो तो डॉक्टर जांच करके बताता है कि आपके शरीर में ये बीमारी है, उसी तरीके से अगर हमारे मन में कोई बीमारी हो तो उसकी जांच मनोचिकित्सक करते हैं। अभिषेक के हत्याकांड के बाद जो सवाल हमारे मन में उठ रहे हैं अभिषेक को लेकर या उस उम्र के बच्चों को लेकर, उनसे बातचीत करने के लिए आज हमने अपने स्टूडियो में बुलाया है रोहतक के मनोचिकित्सक राज आलमपुर जी को। और इन सारे सवालों के जवाब हम राज जी से पूछेंगे। राज जी, आपका स्टूडियो में स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत धन्यवाद। राज जी, मैं सबसे पहले तो आपसे ये जानना चाहता हूँ कि अभिषेक ने अपने परिवार के साथ जो किया है, इस तरह के जो हत्याकांड को जो बच्चे या टीनेजर्स या यूथ अंजाम देते हैं, उनकी जो मेंटल हेल्थ है वो किस तरह की होती है। सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि ये काम कहीं ना कहीं बहुत बड़ा निंदनीय काम है। इसके पीछे काफ़ी सारे कारण होते हैं, जिनमें से मुख्य रूप से हम दो तीन कारणों पे जा सकते हैं। जी वैसे तो अपना अपना काम पुलिस, जैसे आपने बताया, कर रही है, बट यदि मैं एक बिहाइंड द सीन साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट पे जाऊँ जी तो कहने में थोड़ा सा बुरा लगता है। अभी सिचुएशन कुछ इस हिसाब की है, लेकिन कहीं ना कहीं जैसे हम ए फॉर एप्पल बोलते हैं और बार बार उम्र के हिसाब से हम कितना ही बढ़ जाएं तो हम वही बोलते रहते हैं, ठीक ऐसे ही बच्चे कभी वो नहीं करते हैं जो उनके माँ बाप कहते रहते हैं। अच्छा। बल्कि सच बात तो ये है, बच्चे वही करते हैं जो उनके माँ बाप करते हैं। अभी हमने कुछ तस्वीरें देखी, थोड़ा सा मैंने इस पर काम किया है, लगता है रिसर्च अभी बाकी है, बट जहाँ तक मेरे पास चीज़ें कुछ पहुँची हैं, माँ बाप ने या फिर उनके आसपास के रिश्तेदारों ने इस तरीके से उस बच्चे की परवरिश की है कि जाने अनजाने में माँ बाप को पता ही नहीं था कभी बम बन जाएगा। अच्छा। इस तरीके से उसकी ख्वाहिशें कि जहाँ हमारे समय में साइकिल के लिए हमें मिट्टी पे कम से कम 10 बार न लौट लें, 4 दिन खाना न खाएं, तब तक साइकिल नहीं मिलती थी। जी आज ऐसा माहौल है कि माँ बाप जाने अनजाने में गलती से बच्चा साइकिल मांग ले तो उसको मोटरसाइकिल मिल जाता है। जी कहीं ना कहीं बच्चे की उम्मीदें इस लेवल पे जा चुकी थी कि वो सुपीरियर कॉम्प्लेक्स नहीं आ जाता कि अब मेरी इच्छाएं तो बस अब मैं ऊपर आ ही गया हूँ तो पूरी ही होंगी। जी एक मुख्य रूप से कारण ये रहा है। दूसरा कारण, इस उम्र में एक उम्र होती है इमेजिनेशन की, टीनेज एक अपने आप में ही एक तूफान की, उफान की, हार्मोन चेंज की, जोश की सबसे ज़्यादा उम्र यही रहती है। देखने में आया है कि कहीं ना कहीं एक बच्चा इस उम्र में सबसे ज़्यादा जोशीला रहता है। जी जाने अनजाने में इस जोश को सही लगा दिया जाए तो कामयाब होने की उम्र भी यही है, और जाने अनजाने में इसी जोश को मामूली सी दिशा गलत मिल जाए तो हमारे सामने ही है कि वो बम बन के निकल के आता है। तो सबसे बड़ा सवाल ये है राज जी कि जिन घरों में बच्चे इस उम्र को पार कर रहे हैं या इस दहलीज पे खड़े हैं, तो पेरेंट्स कैसे पहचाने कि उनका जो बच्चा है उसकी जो मेंटल हेल्थ है या वो किस दिशा में बढ़ रहा है, किस तरह के लक्षण ऐसे बच्चों में दिखाई देते हैं। बिल्कुल, ये सोचनीय विषय है कि ये समय बहुत पहले इसके ऊपर कोई बात नहीं करता था। जी क्यों नहीं करता? क्योंकि सारे लोग आपस में मिलजुल के रहते, एक चांटा लग जाता स्कूल से जॉइंट फैमिली तो होती हाँ, घर पे जाते एक चांटा लग गया तो शायद माँ बाप भी इस तरीके से एक समाज की एक इकट्ठी साइकोलॉजी थी जी कि टीचर ने मार दिया तो कुछ सही किया होगा, भाई मारा है तो अच्छी बात है, एक दो हम लगा दे तो भी कोई बात। आज के बच्चे खासकर इस तरीके से हो गए हैं कि उनके परिवार दूर दूर हैं, मम्मी पापा दोनों न कमाएं तो ये जीवन को मतलब एक तरीके से व्यतीत करना, जीवन यापन करना ही मुश्किल हो गया है। तो कहीं ना कहीं माँ बाप कभी माँ बाप से, अपने माँ बाप से अलग हो गए हैं।
और बच्चे की उस हिसाब से परवरिश नहीं हो रही, तो कैसे पता करें? मुख्य रूप से बात यह है कि मानसिक स्वास्थ्य एक्चुअल में कहीं ना कहीं कुछ सिम्टम ऐसे दिख जाते हैं। आपका बच्चा अकेला रह रहा है, आपको लग रहा है कि हाँ मेरा बेटा तो कमरे में बैठ के पढ़ रहा होगा, आपने बहुत बड़ी गलती की है। आपने ऑब्जर्व नहीं किया तो समझो कुछ भी हो सकता है। देखो कुछ नहीं हो रहा तब तक तो कोई बात ही नहीं कर ठीक रहा, बात है। लेकिन वो बात है कि हम प्रिवेंशन कर लें तो क्या पता बात बन जाए। आपका बच्चा मोबाइल देखता है और आपके आते ही छिपा लेता है। मोबाइल कोई बुरा नहीं है, पर मोबाइल के अंदर क्या देख रहा है ये चेक करना आपका फर्ज है। जी। क्योंकि आज के दिन ये घरों में बम भेजने का, घरों में हथियार भेजने का इससे बढ़िया तरीका कोई बचा ही नहीं है। आज मेरे पास कितने सारे ऐसे केस आते हैं जिसमें एक माँ बाप के जाने अनजाने में उनके बच्चों को मोबाइल दिया हुआ है, और उसके बच्चों को क्योंकि उम्र कम है, अब टीन एज में क्या देखा उसने, अभी कुछ देखा तो नहीं है ना। कोई आदमी उसे कैसे ही बहका देता है, उसे 4 अच्छी बातें बोलता है और थोड़े दिन बाद उसी को वो कहीं ना कहीं ब्लैकमेल करता है। इसमें भी उत्तराखंड के एक काफी मैच्योर उसका साथ आ रहा है, वीडियो आ रहा है, यानी कि उसके साथ हो सकता है वो। आपके 10 दोस्तों को मेरे को आप मिलवा दीजिए, मैं बता दूंगा आप कैसे आदमी हैं। और इस उम्र में तो बिल्कुल ही बता दिया जाएगा। जो माँ बाप इस बात को सुन रहे हैं बखूबी वो समझ गए हैं इस बात को कि मैंने 20 बार मेरे चिंटू को डांट लिया, मेरी बात नहीं सुनता, लेकिन इसके दोस्तों को कभी पार्टी करनी 1 मिनट में उनके साथ जाता है। इस उम्र का सीधा मतलब है पीयर प्रेशर। हालांकि हर एक उम्र में ऐसा होता है, लेकिन इस उम्र में सबसे ज़्यादा है कि उसके दोस्तों में वो कैसा दिख रहा है। यदि उसको अच्छे कपड़े उसके दोस्त कह रहे हैं कि नहीं पहने, तो शायद वो चोरी करके भी पहनेगा। उसके दोस्तों में उसका सिंबल ऑफ स्टेटस है कि हाँ मैं एक बाइक पे घूमता हूँ, और 4 दिन पापा ने बाइक नहीं दी, तो शायद वो अपने माँ बाप के साथ उस बाइक को पाने के लिए कहाँ किस हद तक जा सकता है, इसका अनुमान हम इन दिनों में देख सकते हैं। भी नहीं की जा सकती बिल्कुल। तो इस प्रकार के सिम्टम, पहला तो ये है कि वो अकेलापन में रहता है। दूसरा, वो आपका मोबाइल वो चला रहा है तो उसे चेक करना चाहिए, कुछ गड़बड़ है। तीसरा ये हो सकता है कि वो अपने पीयर प्रेशर को लेके बहुत ज़्यादा कॉन्शियस है। जी। एक ये भी हो सकता है कि कभी कभार वो डिप्रेस्ड आप फील कर रहा है, और आप उसे बोल रहे हैं कि बच्चे तेरे को क्या हुआ है, तो वो बोलता है नहीं नहीं मैं कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। दरअसल एक माँ बाप ने एक दीवार खड़ी की है, और उस दीवार के चक्कर में माँ बाप को वो बात बता ही नहीं पाता। कई बार ऐसे अवसर मिलते हैं कि माँ बाप को इशारे मिलते हैं। आप इस केस में भी देख सकते हैं कि ऐसे काफ़ी अवसर बच्चे के माँ बाप को मिले थे। 1 साल से 1.5 साल से 2 साल से लगातार ये जद्दोजहद चलती रही है। ऐसा कभी नहीं होता कि आप रात को सही सो और सुबह उठते ही किसी को गोली मार दो, बिल्कुल हो ही नहीं सकता है। कई सालों तक ऐसी चीज़ें, कई महीनों तक, या कम से कम 2 से 3 महीने तक ऐसी घटना होती है, तभी जाके ऐसी चीज़ों को अंजाम मिलता है। और इस तरह के जो यूथ हैं जैसे क्राइम में इन्वॉल्व होते हैं, आपके पास भी यूथ मनोचिकित्सा के लिए आते होंगे जिन्होंने अपने पेरेंट्स से हाथ तक उठाए हैं, तो क्या ऐसे नॉर्मल मतलब केसेस हो गए हैं, तो पेरेंट्स को कैसी दुविधा में रहते हैं, या पेरेंट्स कब ये मानते हैं कि उनके बच्चे को एक साइकोलॉजिस्ट को दिखाना चाहिए? जैसे आप ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ये वीडियो मैं आपको बहुत अच्छे से बताऊं तो ये वीडियो हमने इस चीज़ को लेके नहीं बनाई कि क्या हो गया, हाँ, बल्कि हमने इसलिए बनाई कि पीछे क्या कारण क्या है। हाँ, पीछे क्या कारण है ये जानना है, और क्या ना हो, आगे क्या गलत काम ना हो, ताकि एक आदमी को जागरूकता मिले। एटलीस्ट इतना तो हम उम्मीद कर रहे हैं। हमारे यहाँ साइकोलॉजी को लेके तब आदमी पहुँचता है जब बात सर के ऊपर से पानी चला जाता है। एक आदमी स्ट्रेस में है, थोड़ा सा हल्का उसे दबाव है, उसे एग्जाम का प्रेशर है, उस बच्चे को पैदा होने से पहले ही उसके ठप्पा लगा दिया जाता है, भाई इसको तो डॉक्टर बनाना है। लगातार 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 वो डॉक्टर बन भी जाता है, लेकिन डॉक्टर बनाने के चक्कर में बहुत सारा जो एक आदमी का कंप्लीट और तरीके का विकास था कि शारीरिक, मानसिक, उसका स्वेगात्मक मतलब भाई इमोशनल इंटेलिजेंस, और उसका सामाजिक और दूसरे पहलुओं पे भी उस बच्चे के काम करना चाहिए था, लेकिन लगातार सिर्फ वो डॉक्टर के चक्कर में रही। हो सकता है कोई और टारगेट को लेके रही, जाने अनजाने में उसके दूसरे जो सर्वांगीण विकास होना था उससे वो बच गया। और जैसे ही वो बच गया तो वो कुछ ऐसी हरकतें करता है कि मेरे पास सिर्फ बच्चे नहीं सर, MBBS डॉक्टर और न जाने किस लेवल के, जहाँ लोग सपने देखते हैं वो बनने के बाद भी माँ बाप लेके आते हैं कि सर इसका क्या करें, क्योंकि वो दूसरे गुण तो हमने सिखाए नहीं। तो सबसे ज़रूरी बात, मैं सभी लोगों को ये मेरी तरफ से अपील करता हूँ कि आपके बच्चे में हल्का सा अकेलापन लगे, हल्का सा उसे ये लगे कि भाई ये आदमी अलग अलग सा रहता है, हल्का सा उसे लगे कि उसके चेस्ट में यहाँ पे हल्का सा स्ट्रेस के बाद एक सिम्टम आता है जिसे एंजाइटी बोलते हैं, यहाँ और कमर के पिछले हिस्से में, उसे किसी कार्डियो या फिर ऐसे डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं, मतलब स्ट्रेस बढ़ रहा है।
कुछ ऐसे सिम्टम जैसे ही दिखें आप तुरंत ले जाएं, 2 सेशन 3 सेशन बिना दवाई खाए भी ये काम हो सकता है। नहीं तो आप एक इस हद पे चले जाते हैं कि आपको बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है संभालना, और बाद में कई बार हम देखते हैं कि माँ बाप से उसे कई कई दिनों तक अलग रखना पड़ता है, कई कई बड़े बड़े एडिक्शन उसे हो जाते हैं, कई कई तरीके से दूरियां बन जाती हैं, जिसके बाद में सिजोफ्रेनिया, बाइपोलर, ओसीडी या फिर कुछ खास तरीके के सीरियस डिसऑर्डर हो जाते हैं, जिसे संभालना कहीं ना कहीं फिर मुश्किल बनता जाता है। तो राज जी, जब जैसे अभिषेक जैसे सिचुएशन में बच्चा आता है, जब उसने ये ठान लिया कि अपने पूरे परिवार का वो खात्मा कर देगा, तो उसके सामने वो जब अपने पिता को गोली मार रहा था, अपनी माँ को गोली मार रहा था, तो उस समय उसके दिमाग की क्या स्थिति रही होगी? आप थोड़ा सा बता इमेज कर सकते हैं कि उस समय क्या 40 लोग भी उसके सामने होते तो मार देता वो? बिल्कुल, ये निश्चित ही कहीं ना कहीं एक बनाई गई प्लानिंग है। आप कभी ये न समझें कि एक बच्चा और माँ बाप का जो रिश्ता है वो बात तो भूल ही जाइए अब, क्योंकि बच्चा वो बच्चा नहीं रहा है और माँ बाप नहीं रहा है। माँ बाप अपनी जगह माँ बाप जरूर है, लेकिन बच्चों की नज़रों में वो अब एक तरीके से युवा बन उसका चुका है, यस उसकी अपनी एक आइडेंटिटी है। यस। और बच्चा जो है उसको आप 17 साल की उम्र में तो दुनिया का सबसे समझदार आदमी अपने आप को बच्चा समझता है। अच्छा। कहीं ना कहीं आप इस बात को इग्नोर कर दें कि ये तो बच्चा ही है, वो बच्चा नहीं है, बल्कि उसके पीछे एक बहुत बड़ी साजिश भी होती है और बहुत बड़ा टारगेट भी है। ऐसे एग्जाम्पल भी देखे हमने, अरे बड़े निकम्मे बच्चे हो तुम तो। कई बच्चे इस बात को दिल पे ले जाते हैं तो वो ये दिखाते हैं कि मैं निकम्मा अब कैसे बनूंगा, और कई बच्चे हमारे टाइम में निकम्मा कहा जाता था, तो आज वो बच्चे कुछ न कुछ करके दिखाते हैं, और वो बहुत कम बच गए अब आप गलती से किसी को निकम्मा कह देंगे तो समझो आप खतरे में चल रहे हैं कभी भी। 90% मतलब अब बिल्कुल निकम्मा भी नहीं कहना। मैं तो आपको ये कह रहा हूँ कि आज के दिन बच्चे, हो सकता है थप्पड़ मारना तो बहुत दूर है, यदि आप किसी को एक ताना भी दे देते हैं उसको कामयाब होने के लिए, बल्कि हम कई लोगों को डील करते हैं और हम उन्हें धमकाते हैं, तो हम इस बात का बखूबी ध्यान रखते हैं कहीं ये ताना न बन जाए। सोचो, हम ये ध्यान रखते हैं। अब हमारे यहाँ माँ बाप बनता है तो लड्डू बंटते हैं, कभी ये नहीं बताया जाता कि पहले 8 साल तक बच्चे को ऐसे देखो, 8 से 13 तक ये उम्र है, 13 के बाद टीन एज है तो 19-20 तक ऐसे देखना है। हमारे यहाँ तो पहले मारो नहीं, पहले तो रोको, थोड़ा पहले रोक लो, नहीं मानेगा, फिर थोड़ा सा 1-2 ठोको उसे, नहीं मानेगा, फिर दोबारा ठोको, ठीक है, तब भी नहीं माने, फिर भगवान के आगे हाथ जोड़ेंगे, ये मेरे को क्या दे दिया, भगवान फिर हंस रहा होगा कि ये तब तो तुम अच्छा मांग रहे थे। बल्कि कहीं ना कहीं माँ बाप को इस तरीके से उनके साथ में पेश आना चाहिए कि ये बच्चा नहीं है, बल्कि ये जीता जागता एक जीवन है, और इस खास उम्र में क्या ध्यान रखना है। इस उम्र में मैं 2-3 चीज़ें मैं आपको आइडिया दे देता हूँ। सबसे पहली बात, इस उम्र में यदि कोई काम कराना है तो बस सीधा सा आप उनके दोस्त बन जाइए, सीधा सा। कोई अपने माँ बाप का टैग हटा दीजिए तुरंत। जितना ज़्यादा पापा पापा करेंगे दीवार खड़ी होती रहेगी, और पापा की परियां मान लो चाहे पापा के परे मान लो चाहे कुछ भी मान लो, धीरे 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 करके आपको पता ही नहीं लगेगा कि कब ये दूरी बन गई और कब ये बातें कहाँ से कहाँ पहुँच गई। बहुत छोटी चीज़ें जीवन में बड़ा बदलाव इसी उम्र में लेके आती है। यदि आपने बच्चे को ताना दे दिया तो ये बहुत ज़्यादा फर्ज है आपका कि आप उसे अप्रिशिएट जरूर करें। इस उम्र में अप्रिसिएशन की कमी ही आदमी को आतंकवादी बना देती है। यानी सीधा सा ये समझ लीजिए कि 5 सब्जेक्ट का काम कर लिया है बच्चे ने, 6ठे का नहीं करा है, नहीं किया है उसके लिए हम डांट मार देंगे, बट 5 का किया है उसके लिए थोड़ा सा अप्रिशिएट भी तो करना चाहिए। तीसरी चीज़, उनके दोस्तों के लिए कुछ खास तरीके की बातें मत बोलिए, कि खास तरीके की नेगेटिव करने वाली बातें मत बोलिए, बल्कि आप नेगेटिव मोटिवेशन इस उम्र में छोड़ ही दीजिए। तेरा ये नहीं होगा, देख ये भिखारी घूम रहा है, तेरा यही हाल हो जाएगा। और एक माँ बाप ये भी सिखा सकता है कि तू कामयाब होकर दिखा, ऐसे भिखारियों को शायद तू कल ठीक कर दे। ये एक आदमी के साइकोलॉजी कैसे हम इंस्ट्रक्ट, कैसे हम उस उम्र में उसकी परवरिश करते हैं, ये जरूरी होता है। इसीलिए इन बच्चों को इस उम्र में तो खासकर बच्चा न समझे। ये बहुत बड़े हैं। जैसे आप मनोचिकित्सक हैं, अब हमारे समाज में तो धारणा ये बनी हुई कि मनोचिकित्सक के पास तो पागल ही जाते हैं। हाँ, ये एक धारणा बहुत ही अलग प्रकार की है। मैं इसमें थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पे काफ़ी सारी बातें हैं, बल्कि पहले हमारे समाज के बड़े बुजुर्ग और अनुभवी लोग ही मेरे वाला काम करते थे, टू बी वेरी फ्रैंक। देखो साइकोलॉजिस्ट ही होते थे। हाँ, मेरे काम पे इसमें थोड़ा सा वो आएगा तो कोई बात नहीं, मैं एक बहुत अच्छी और सच्ची बात रखना चाह रहा हूँ। वही थे, और वो अब हम तो किसी को बात मनवाने के लिए थेरेपीज यूज करते हैं, नहीं मानता फिर यूज करते हैं, नहीं मानता फिर यूज करते हैं, नहीं मानता, और हम तब तक करते रहते हैं जब तक मानता नहीं, जिसकी हमें फीस मिलती रहती है, तो हमें इस काम में लगे रहते हैं। लेकिन पहले वाले माँ बाप एक बार समझाते थे, नहीं मानते तो दूसरी बार उसे
चाटा मार के समझा ही देते थे, तीसरा ऑप्शन बचता नहीं था। अब क्या है, अब इस प्रकार के लोगों की कमी हो गई। तो पहली बात तो कोई भी पागल कभी भी पैदा नहीं होता, और सारे पागल एक खास प्रोसेस से गुजर के आते हैं। मैं आपको आइडिया दे देता हूँ 99% लोगों का क्या प्रोसेस होता है, इसको समझ जाएंगे तो शायद किस साइकोलॉजिस्ट के पास, साइकेट्रिस्ट के पास कब जाना चाहिए आपको एकदम आइडिया हो जाएगा। बहुत सिंपल सी बात, किसी भी आदमी को सबसे पहले स्ट्रेस आएगा। स्ट्रेस एक इस प्रकार की भावना होती है कि आपकी जो उम्मीद है उतना काम आप नहीं कर पा रहे, और अब आपका साथ आपके दिमाग, आपकी बॉडी ने नहीं दिया। स्ट्रेस लेना बुरा भी नहीं है, तनाव रहित जीवन की कल्पना तो सबसे बड़ा तनाव है। कि तनाव नहीं लिया तो ये दुनिया की टेंशन न लेना तो सबसे बड़ी टेंशन पर एक हाँ टेंशन जरूरी, पर एक तालमेल है। एक आदमी को 20 किलो वजन उठाने का है और उसको हमने 100 किलो डाल दिया तो वो दब के मरना है। 20 का 21 बनाइए, 21 का 22 बनाइए, 22 का 23 बनाइए, 23 करके 50 बनाइए, करते करते 100 बनाइए, वही आदमी 100 भी उठाएगा, पर 20 के बाद 100 करेंगे तो दब के मरना है। आफ्टर दैट आपको क्या करना है कि स्ट्रेस के बाद वो चीज़ पता नहीं लगती, आदमी अनकॉन्शियस स्ट्रेस भी होते हैं, तो उसकी बॉडी में सिम्टम दिखेंगे। जैसे मैंने अभी बताया कि आपकी चेस्ट में हल्का सा दर्द होगा, आपको भूख लगनी बंद हो जाएगी, आपको नींद की दिक्कत शुरू हो जाएगी। नींद की दिक्कत जहाँ शुरू वहीं समस्या शुरू है। मानसिक स्वास्थ्य नींद से सीधा जुड़ा है। इसके बाद भी बात नहीं बन रही तो फिर आप ऐसा व्यवहार करेंगे जो आपको ओवर थिंकिंग की तरफ लेके जाएगा। लगातार एक विषय पे सोचना, लगातार एक जैसा सोचना, लगातार एक जैसा, जैसे कोई भी चीज़ किसी ने आपको नेग्लेक्ट कर दिया, किसी ने आपको ताना दे दिया, तो बार बार सोचना उसके बारे में, फिर सुसाइडल थॉट शुरू हो जाते हैं। फिर इसके बाद एक डिसऑर्डर में आप आ जाएंगे, OCD, ऑब्सेसिव कंपल्सन डिसऑर्डर। और इन सब प्रकार की घटनाओं में एक पर्टिकुलर टाइम भी लगता है, कम से कम ये 3 से 4 महीने तक अभी हम चल पड़ेंगे, 3 से 4 महीने तक ऐसा होता रहेगा। अब OCD में ऐसा होता है कि एक आदमी को कंपल्सरी कुछ विचार आते हैं, बहुत छोटी बातें हैं कि भाई जब तक मैं अपने आप को पूरा नहीं देख लूंगा शीशे में तब तक मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। ये एक बार तो बार-बार हाथ धोते रहते हैं, बार-बार हाथ धोने का बहुत सिंपल एग्जांपल है। जैसे आजकल ये भी लगा रहता है दरवाजा बंद किया नहीं किया, ये भी एक OCD का इस टाइप। फिर OCD के बाद थोड़े से और भी, जैसे आप बायोपोलर की तरफ बढ़ेंगे, फिर आप सिजोफ्रेनिया, जो एक खास हेलोजिनेशन में चले जाएंगे आपकी, भाई आपको ऐसा लगने लगेगा किसी ने कुछ करवा दिया तो है। ये जो जैसे अभिषेक वाली ये सिजोफ्रेनिया की स्टेज है? ये सिजोफ्रेनिया हम नहीं कह सकते, ये तो सिर्फ और सिर्फ एक तरीके से, क्योंकि इसका मेंटल चेकअप तो अभी हुआ नहीं है, लेकिन आइडिया हम ये लगा सकते हैं कि ये आदमी बिल्कुल नॉर्मल ही था, बट किसी प्लानिंग के थ्रू या पीयर प्रेशर के चक्कर में ये सब हुआ है। प्रेशर अच्छा, सबसे बड़ा मुद्दा है। आप चूंकि एक मनोचिकित्सक हैं और आज के ज़माने के हैं, और आज के ज़माने में एक सबसे बड़ी समस्या जो यूथ में देखने में आ रही है कि कुछ यूथ अब अपनी आइडेंटिटी इस तरीके से दिखाते हैं कि मेल है तो मेल में इंटरेस्ट दिखा रहा है, फीमेल है तो फीमेल में इंटरेस्ट दिखा रहा है, जिसको हम आज के ज़माने में कई लोग समलैंगिक और ये पता नहीं क्या क्या नाम इनके हैं। तो क्या इस तरह के जो बच्चे हैं वो भी एक अपराध की तरफ बढ़ जाते हैं? निश्चित ही इस बात में हमें समझने की ज़रूरत है कि एक इंसान की बॉडी इस तरीके से बनाई गई है कि एक दूसरे का मतलब जो चीज़ों की कमी हमारे अंदर है वो अपोजिट सेक्स में होती हैं, तो एक कमी पूरी करते हुए हमारे समाज में शादी या कुछ अलग प्रकार के संबंध यहाँ बनाए जाते हैं। पर कुछ समय पहले ही हमने एक घटना देखी है कि किसी इंसान ने अपने स्वतंत्रता का अधिकार यूज किया कि मैं जैसा सोचता हूँ, मुझे जो पसंद है मैं तो वही सब करूँगा। और इसी चक्कर में हम कहीं ना कहीं एक विचारधारा को बहुत ज़्यादा मतलब अडोप्ट कर लेते हैं। जैसे एक लड़के को एक लड़का ही पसंद है, अब इसमें चलो इतनी सोच तो ठीक है, पर कहीं ना कहीं फिर वो सारी वो सब चीज़ें जो आपस में फिजिकल, आपस में इमोशनल और ये सब चीज़ें होंगी, तो जाने अनजाने में गलती और कर बैठते हैं हम कि हम फीमेल के बारे में, ये इसमें उल्टे में भी वही है। अच्छा। फीमेल के बारे में हम बहुत कुछ अलग सोचते हैं, यानी एक बच्चा अपनी माँ के बारे में बहुत कुछ गलत फिर सोच सकता है। अच्छा। बहुत आप इसमें सिगमंड फ्राइड हमारे एक साइकोलॉजिस्ट रहे हैं, हमारे यहाँ इंस्टीट्यूट भी है, उन्होंने काफ़ी कुछ काम किया है इन पे। तो कहीं ना कहीं ये भी एक कारण रहता है कि जो दूसरे, यानी आधी जनसंख्या तो मेल की है, आधी फीमेल की है, तो आधी जनसंख्या से तो आप अपनी विचारधारा से ही लड़ पड़े कि बस ये तो खराब ही लोग होते हैं। तो ये भी एक कहीं ना कहीं ये कारण बनता जा रहा है कि एक प्रकार की जो यूनिडायमेंशन, एक ही तरीके की सोच, मैं इसे बोल सकता हूँ रिजर्व नेचर या फिर संकुचित भावना की तरफ आदमी बढ़ता है। और जैसे ही आदमी सिकुड़ता है तो कहीं ना कहीं नेगेटिव प्रोसेस उसमें ज़्यादा होती है। ये कारण काफ़ी मैं इसके ऊपर जोर दे सकता हूँ कि ये भी कहीं कारण है कि वो हमें एक अलग हीन भावना से देखते हैं।
आप इसे देखिए, मैं पब्लिकली ये सीधा सा बोल रहा हूँ, इस बात में कोई संदेह नहीं है। जैसे हम थर्ड जेंडर को एक अलग भावना से देखते हैं, तो ये मान लीजिए ये तो एक फोर्थ कुछ बनाने जा रहे हैं, सोचो थर्ड के साथ ऐसा हम सोचते हैं, वो भी हमारे बारे में सोचते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हालांकि ये एक सोच का मुद्दा है, लेकिन समाज सोच से ही बनती है। समाज को देख के जीना भी खतरनाक है और बिना देख के भी जीना, तो कई बार समाज को देखना पड़ता है। तो इसीलिए जब वो इस प्रकार की वो फोर्थ जेंडर की बातें हो रही हैं यहाँ पे, भाई इससे भी आगे नेक्स्ट लेवल पे, तो कहीं ना कहीं वो आपराधिक भावना, वो नेगेटिव थिंकिंग, वो डिप्रेस्ड की फीलिंग बिल्कुल पनप सकती है अगर आप उसको रोकेंगे तो। हाँ बिल्कुल रोकेंगे, वो तो पीयर प्रेशर भी आएगा, और इस चीज़ को रोकेंगे तो एक्चुअल में माँ बाप के बारे में बच्चा समझता है कि ये तो मुझे समझ नहीं रहे हैं, ये तो, और एक्चुअल में ये एक वो साजिश सी होती है, एक साजिश है कहीं ना कहीं। लेकिन बच्चा बार बार बोल रहा है पापा इसको समझिए, पापा इसको समझिए, पापा कह रहा है बेटा ये गलत होता है, बेटा ऐसा ठीक बात नहीं है। पापा को समझ ही नहीं, अब पापा को ये बातें समझ में आएंगी नहीं। बिल्कुल, और पापा की उम्र में ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था, पापा सोच ही नहीं सकते, वो तो सोच के डर गए होंगे। सोचो सच में ऐसा कुछ कोई करता है तो कितना कुछ। तो कई बार ऐसा मैं नहीं कहूँगा कि समाज को डेवलप नहीं करना चाहिए, बट समटाइम्स समाज की कुछ पुरानी चीज़ें जड़ों जैसी हैं। अब कितना ही जड़ों को काट लो ऊपर, 2 दिन तो पौधे में फल लग जाएंगे, तीसरे दिन तो उसे सूखना ही पड़ेगा। जड़ों बिना काम तो बनेगा नहीं, जैसे रूट वैसे फ्रूट। डॉक्टर साहब, आपने बहुत जरूरी और महत्वपूर्ण बातें बताई हैं। सबसे अंतिम में मैं चाहूँगा कि एक बार आप दर्शकों को ये बता दीजिए कि जो यूथ है, जिनके घरों में 17, 18, 19, 20 के जो बच्चे हैं, वो किस तरीके से अपने बच्चों का देखभाल करें और कैसे उनकी मेंटल हेल्थ पर नज़र रखें। लास्ट में कंक्लूड आप इसको कर दीजिए। बिल्कुल, ये बहुत ज़रूरी बात है कि सबसे पहले तो अपने बच्चों के सामने अपने घर की जितनी भी समस्याएं हैं उनको कहीं ना कहीं प्रेशर के रूप में न दिखाएं। मैं कुछ उदाहरण बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में देता हूँ कि जैसे कि आपके घर पे एक कर्ज है, जैसे कि आपको नया घर ही बनाना है, जैसे कि आपके बच्चे की पढ़ाई को लेके बातचीत है, आपकी फाइनेंशियल इश्यूज हैं, या बच्चे को शादी को लेके बातचीत है, इन सब छोटी छोटी चीज़ों को लेके प्रेशराइज करने की बजाय आप सबसे पहले ये चीज़ समझाने से भी पहले उस बच्चे को समझें कि क्या इस बच्चे की उम्र इस हिसाब से इस चीज़ को समझ सकती है। आप वो उदाहरण मत दीजिए कि हमारे टाइम में हम पैदल जाते थे, वो सब चीज़ें हम नहीं चलेंगी। आपके टाइम में मोबाइल होता तो शायद आप भी नहीं रुकते। बच्चे इतने एडवांस हैं आपसे, और वो एडवांस होने ही चाहिए, उसमें कोई बुरा नहीं। तो अपने बच्चों से सबसे पहले तो उन बच्चों को समझने की कोशिश करिए विदाउट एनी जजमेंट कि ये एक बच्चा है और इस बच्चे का ये जीवन है, पहली बात। दूसरा, यदि वो बच्चा थोड़ा सा अलग रहता है आपसे या परिवार से, या छोटी छोटी बातों पे चिढ़ जाता है, छोटी छोटी चीज़ों को लेके डिप्रेस्ड सा फील करता है, उसके मन में एक फियर है, तो उस बच्चे के कहीं ना कहीं या तो किसी प्रोफेशनल से हेल्प ले, या फिर एटलीस्ट कहीं ना कहीं आप 2 दिन की छुट्टियां ले लीजिए और उसके साथ थोड़ा समय बिताइए। आप कहीं बाहर घूमने चले जाइए, चलेगा। इसके अलावा यदि आपके बच्चे को कोई किसी प्रकार का फोबिया है, जैसे कोई बच्चों के एग्जाम वगैरह इस उम्र में खासकर चलते रहते हैं, तो ये उम्मीद कभी भी मत रखिए कि आपका बच्चा आपके सपने पूरे करेगा। आपने उसे इसके लिए पैदा किया है तो आपने ये बहुत बड़ी गलती कर दी है। आपके बच्चे का, अब आप सारे माँ बाप ये जो मुझे सुन रहे हैं, या जो बच्चे भी सुन रहे हैं, वो अपने माँ बाप से ये वीडियो दिखाएं उनको लास्ट वाली लाइन कि क्या आप अपने बच्चे को जो बनाना चाहते हैं, इससे पहले ये सवाल अपने दिमाग में लाइए, क्या मैं वही बना हुआ हूँ जो मेरे माँ बाप चाहते थे। तो लगभग माँ बाप सोचेंगे कि नहीं, हम तो वो नहीं बने हुए, लेकिन फिर भी आप कहीं ना कहीं सक्सेसफुल हैं, कहीं ना कहीं बच्चों की परवरिश कर रहे हैं। तो अपने बच्चे पे अपने सपनों का अंकुश मत लगाइए, अपने तरीके की राय उनको मत दीजिए। जो आपके बच्चे बनना चाह रहे हैं, हम कितने सारे उदाहरण देखते हैं, गेम के लिए रोकते हैं, छोटी छोटी चीज़ों के लिए रोकते हैं, और वही बच्चे कल ओलंपिक में, वही बच्चे कोई बहुत बड़े स्टेट लेवल पे, नेशनल लेवल पे अच्छा अपने माँ बाप का नाम रोशन करते हैं। अपने बच्चों के साथ फेलियर में भी खड़े रहिए। मैं ज़रूर कहूँगा कि फेलियर ज़िंदगी का एक हिस्सा है। उस फेलियर में जो आदमी उसके अपने बच्चे के कंधे पे हाथ रखता है, जब वो बच्चा कामयाब होता है, वो उस बात को हमेशा याद रखता है। और अपने बच्चे को थोड़ा सा अप्रिशिएट करिए इस उम्र में। अब आपने इतनी सारी गालियाँ, उसे तालियाँ और चांटे वांटे सब मार लिए हैं, ये सब तो कर ही लिया आपने, थोड़ा सा अप्रिशिएट भी करके देख लो। जो प्यार में उलझ जाता है शायद वो डांट फटकार से नहीं उलझेगा। अपने बच्चे को प्यार प्रेम से डील करें। हाँ, थोड़ा सा इस पे कॉन्ट्राडिक्शन रहता है कुछ माँ बाप का, तो मैं ये कहूँगा सर कि माँ बाप में से चलो पापा प्यार से कर लें या फिर मम्मी कर ले, कम से कम एक तो कर ले। दोनों ही, मतलब बच्चे को ऐसा कभी भी नहीं लगना चाहिए कि ये उसका घर नहीं है। और माँ बाप हमेशा बच्चों के साथ जितना ज़्यादा खड़े रहेंगे अच्छी बात है। नेगेटिव कोई भी थिंकिंग बच्चे के ऊपर जिम्मेवारी डालने से पहले
ये सोचें कहीं ये बच्चे के ऊपर मैं वजन तो नहीं डाल दूंगा। थोड़ा सा अंतर है जिम्मेवारी और वजन में। यदि उस वजन को समझ लिया जाए तो वो जिम्मेवारी है, और यदि उस जिम्मेवारी को नहीं समझा जाए तो वो वजन है। तो इसीलिए इस तरीके से बच्चों के साथ थोड़ा जुड़ें। यदि बच्चा फिर भी 15 दिन से 20 दिन से थोड़ा सा अलग तरीके से महसूस कर रहा है तो मैं ज़रूर कहूँगा कोई प्रोफेशनल हेल्प लें। इससे पहले गड्ढे में बच्चा गिरे उससे पहले ही आपके बच्चे को कुछ भी दिक्कत नहीं है तो भी मैं एक बार सजेस्ट करूँगा किसी भी ऐसे प्रोफेशनल आदमी से, या फिर जो आपके नियर डियर इस प्रकार कोई मानसिक हेल्थ मतलब मेंटल हेल्थ को लेके काम कर रहा है, आप जाने अनजाने में अपना असेसमेंट कराएं और अपने बच्चे में किस प्रकार का स्ट्रेस लेवल है, क्या उसका डिसीजन है, किस प्रकार के इमोशंस हैं आपके बच्चे में, किस प्रकार वो किस लाइन में आगे जा सकता है, उसकी क्या मर्जी है और माँ बाप की क्या मर्जी है, किस प्रकार चीज़ें हो सकती हैं। आप यदि बिना दिक्कत आए बात कर लेंगे तो भी कोई बड़ी समस्या नहीं है। इन्हीं शब्दों के साथ मेरी तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया डॉक्टर साहब। अभिषेक हत्याकांड से हम क्या सबक ले सकते हैं और हमारे घर में अगर युवा है तो उसको कैसे समझ सकते हैं? मुझे उम्मीद है कि इस पूरी बातचीत से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। अगर आपको राज जी की कहीं ज़रूरत है तो ये रोहतक में ही हैं, मनोचिकित्सक हैं, और मैं कमेंट बॉक्स में इनका नंबर भी दे दूंगा। आप चाहें तो इनसे कभी संपर्क कर सकते हैं अगर आपको इस तरह की ज़रूरत है तो। क्यों थैंक राज यू जी? सो मच। बिल्कुल, शुक्रिया, नमस्कार। मैं हमेशा तैयार हूँ।